वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने अब तक है ना इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया और जो जो एप्लीकेशंस है ना जो हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमने अब तक स्टडी कर ली। क्या क्या चीज़ें हमने देखी है अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट से हमने पढ़ी है अभी तक है ना। जीओसी में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो देखा है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा रिएक्शन मैकेनिज्म, उसका फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, फिर होता है बॉन्ड क्लीवेज, फिर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंड देन रिएक्शन मैकेनिज्म। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एक होता है टेम्परेरी और एक परमानेंट होता है। परमानेंट में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। अब ये जो सेकंड आज का टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। फिर उसके बाद में स्टेब ये क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन कार्बन एंड एल्कोहल की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकता है ये, है ना। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को, कार्बोनाइल्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी को, और कंपाउंड के एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये सारी चीजें हमने अब तक की क्लासों में स्टडी कर ली है। अब आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिटेल से आज हम स्टडी करेंगे। सो क्लास को, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर प्लीज एक कमेंट है ना जरूर करके जाना, फीडबैक जरूर देके जाना क्लास का, कि आपको कैसी क्लास लग रही है। ये सब चीज़ें ना एक बार जरूर, आई हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि आप है ना जो भी लेक्चर देख रहे हो ये, तो एक बार पहले ना प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर ले। प्लेलिस्ट जो जीओसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जीओसी के जो लेक्चर्स है वो सीक्वेंस वाइज है। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज अगर स्टडी करेंगे तो आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट होंगे केमिस्ट्री के वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसके लिए। तो आज का टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ ए रेजोनेंस in which delocalization of a electron takes place through overlapping between सिग्मा बॉन्ड एंड ए पी ऑर्बिटल। मतलब है ना इलेक्ट्रॉन्स की जो डिलोकलाइजेशन कैसे होता है? ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड ए पी ऑर्बिटल के बीच में, है ना। और सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, है ना, इनके बीच में ओवरलैपिंग से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। अब जो मोर करेक्ट क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। ये अभी है ना एक्सप्लेनेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगर कहीं क्वेश्चन में अगर आए ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो सिग्मा बॉन्ड एंड, अगर पाई एंटी बॉन्डिंग दे रखा है, एक ऑप्शन ये दे रखा है और एक ऑप्शन ये दे रखा है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्डिंग, है ना। अगर ये ऑप्शन, दो ऑप्शन दे रखे हैं तो मोर करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा? ऑप्शन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो ये है ना मोर करेक्ट आंसर होएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में यही दे रखा है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड के बीच में है ना ओवरलैपिंग होती है, तो है ना फिर ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में है ना ओवरलैपिंग होती है, जिससे है ना इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर इस टाइप से पूछा जाता है तो इट्स ऑल्सो नोन एज ए नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस और ए बेकरनाथन इफेक्ट, है ना। क्या बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को? या तो बेकरनाथन इफेक्ट बोलते हैं, इसके अदर नाम है, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसके दो नाम हैं, है ना। तो एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। इट्स एन स्पेशल काइंड ऑफ ए रेजोनेंस इन विच डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड ए पी ऑर्बिटल। एक टाइप का तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो, और एक टाइप का ये हो सकता है कि ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज ए नो बॉन्ड रेजोनेंस और ए बेकरनाथन इफेक्ट। अब देख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है किसे? ओवरलैपिंग बिटवीन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। तो किस किस में होता है? सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड एंड जो पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है वो किस किस में होती है? वो एक तो जो कार्बोकेटाइन में, और जो फ्री रेडिकल में होता है ना उसमें है ना सिग्मा बॉन्ड और है ना पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। वहीं अगर एल्कीन की बात करी जाए या फिर एल्काइल बेंजीन की बात करी जाए, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में, है ना, ये ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे पहले तो हम कार्बोकेटाइन में समझ लेते हैं कि किस टाइप से है ना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। जैसे ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है।
इसके जो अल्फा पोजीशन पे इससे जो नियरेस्ट है ना, ये जो कार्बन कैसा होएगा, इससे जो डायरेक्ट अटैच्ड है वो कार्बोकेटाइन से, वो कैसा है, ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन पे जो लगी हुई हाइड्रोजन क्या होगी, वो होगी अल्फा हाइड्रोजन होगी, ठीक है। अल्फा एच विच अटैच्ड टू अल्फा कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिड कार्बन इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब ये जो हाइड्रोजन लगी हुई है ना, ये है ना हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ये एच के बीच में है ना, ये सिग्मा बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर है इस पी ऑर्बिटल के साथ कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। अगर ये इसके साथ है ना ओवरलैप करेंगे तो ये तो इधर आ जाएंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये H प्लस की फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये यहाँ पे तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ गया और ये H प्लस की फॉर्म में रह गया, ठीक है। तो ये एक हो गया, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन है और डिलोकलाइजेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन थ्रू ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड ए पी ऑर्बिटल। ये जो पी ऑर्बिटल जिसमें है ना ये पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग होने से क्या हुआ कि यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया है ना, ये जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया और ये H प्लस आयन रह गया। तो आप देख रहे हो कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। इसी कारण इस वाले जो रेजोनेंस का एक नाम देखा था आपने, क्या था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। अब जितने जैसे है ना, अब जैसे ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ है इसके साथ है ना, ये इस जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने से, और यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये है ना सीसी बॉन्ड पे रोटेशन होता रहेगा। तो ये वाला एच भी जब यहाँ जाएगा है ना, जस्ट इसके है ना, तो ये वाला एच भी जब यहाँ जाएगा, मतलब रोटेशन तो होता ही रहता है, सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन होता है। तो अगर ये जैसे इसे H1 कर दिया है ना, इसे H2 और इसे S3 नाम दे दिया, तो जब H2 यहाँ जाएगा तो फिर है ना इस p ऑर्बिटल के बीच में और इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। फिर इसी तरह से रोटेशन करके S3 यहाँ पे जाएगा, रोटेशन तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे कितनी है ना, 3 जो हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर बन जाएगी है ना। कितनी बार होएगा, कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी, एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई और तीसरी ये बन गई है ना, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो तो यहाँ पे है ना जितनी अल्फा एच रहेगी ना, अल्फा कार्बन पे जितनी है, देख आप यहाँ देख पा रहे हो कि अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है ना। तो जितनी अल्फा एच रहेगी उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेगी, और उतनी ही है ना जितना वह इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होएगा उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेगी उतनी ही कार्बोकेटाइन की क्या होएगी, मतलब कार्बोकेटाइन की क्या होगी कि स्टेबिलिटी होएगी, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा ना अगर इस ओवरलैपिंग के थ्रू है ना। तो ये एक हो गया कि कार्बोकेटाइन में कैसे है ना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है। और जो है ना जो सिग्मा बॉन्ड है ना हाइपर कॉन्जुगेशन में पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, उससे जो बॉन्डेड एटम होता है ना उसके और उस कार्बन के बीच में ना फिर बॉन्ड नहीं रहता उस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में। इसी कारण इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब अगर फ्री रेडिकल में अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखें तो देखो ये कार्बन है, इस पे एक है ना फ्री रेडिकल है, पी ऑर्बिटल में क्या है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। और ये है ना जो ये अल्फा कार्बन है इससे लगी हुई जो हाइड्रोजन, ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है, और ये sp3 कार्बन होता है, ठीक है। और इससे लगी हुई जो हाइड्रोजन कैसी है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। कितनी है अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा एच है, ठीक है। तो अगर है ना इस ये वाला सेम वही है, इस सीसी बॉन्ड पे रोटेशन होता रहेगा। पहले है ना इस एक एच के साथ है ना, जैसे कि इसे H1 नाम दे दिया, फिर H2 और ये S3। तो इसके साथ है ना ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इस एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा इससे और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये H रेडिकल की फॉर्म में रहेगा। जिस सिग्मा बॉन्ड का है ना जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है उससे जो बॉन्डेड जो हाइड्रोजन होगा ना वो H रेडिकल की फॉर्म में रहेगा। फिर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पे क्या है कि रोटेशन वो सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन होता रहता है। तो फिर H2 है ना इस p ऑर्बिटल के मतलब जैसे कोलेटरल पोजीशन में चला जाएगा है ना सेम एक्सिस पे, फिर S3 उसी एक्सिस पे चला जाएगा। तो इनके बीच में है ना ओवरलैपिंग होती रहेगी। और है ना जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक है ना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये बन जाएगी और एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, ठीक है।
तो जितने अल्फा एच रहेंगे उतनी ही है ना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो इस टाइप से है ना यहाँ पे भी किसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में तो क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती है ना सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। और जो एल्कीन होता है ना उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जैसे एल्कीन और एल्काइल बेंजीन में। अब हम एल्कीन का देख लेते हैं। हेलोजन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन ए sp3 कार्बन अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स नोन एज ए अल्फा कार्बन। ठीक है, वो अल्फा जो कार्बन होता है ना अटैच टू अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स नोन एज ए अल्फा कार्बन, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। जैसे कि ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो ये अल्फा कार्बन है ना जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन से लगी हुई हाइड्रोजन कैसी कहलाती है, अल्फा एच कहलाती है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये देखो इसकी स्ट्रक्चर हो गई, कार्बन कार्बन हो गया, और ये है ना इसके जो परपेंडिकुलर ना पी ऑर्बिटल्स हो गए, इनके बीच में ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ये इसका है ना पाई बॉन्ड के अपोजिट है ना, देखो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ये क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ये भी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये भी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो जब है ना ये जो ये अल्फा कार्बन हो गया, इस अल्फा कार्बन का जो ये सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने से यहाँ ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग दिख गई ना, है ना। यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, और ये इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में ना जो एल्कीन है उसका पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मतलब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में ओवरलैपिंग से हो रहा है। अब हमें पता है कि किसी के भी अगर है ना पाई एंटी बॉन्डिंग में अगर हमें है ना इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यही होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये पाई बॉन्ड तो ब्रेक होएगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज होएगा ही। तो ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस है ना इस पी ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वाले जो कार्बन पे क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो एच था ना जो सी एच बॉन्ड था, जो है ना सिग्मा बॉन्ड है ना इस ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ, वो एच क्या होगा कि बिल्कुल है ना बिना बॉन्ड के एच प्लस की फॉर्म में है। तो इसी कारण समझ में आ गया नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है। अब इसी तरह से यहाँ पे ये वाला एच इस जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया है, फिर ये वाला एच भी कर सकता है और ये वाला एच भी कर सकता है। मतलब अल्फा कार्बन पे जितने एच होंगे उतनी ही है ना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गई, और ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गई। तो इस प्रकार के ये जो एल्कीन में है ना ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस टाइप से होता है, किस टाइप से ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्काइल बेंजीन, मतलब ये बेंजीन है, इससे ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये देखो सी एच ये बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वही सेम है ना इसके है ना पाई एंटी बॉन्डिंग में दिए जाएंगे ना एल्कीन के में, तो क्या होएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होएगा ना। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जहाँ डबल बॉन्ड था वह सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आ जाएंगे लगभग, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और ये इनके बीच में जो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, जस्ट लाइक एल्कीन जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया। फिर इस इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होएगा, तो है ना ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होएगा, तो एक की ये बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसी तरह ये वाला एच भी है ना इसमें सिग्मा, इस वाले एच का भी ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो है ना पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है। तो जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे अल्फा कार्बन पे, ये जो अल्फा कार्बन है इस पे जितने अल्फा एच होंगे उतनी ही क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये देखो ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है जो ये है कोई भी हेलोजन लगे हुए हैं, जैसे है ना ये हेलोबेंजीन एल्काइल हेलोबेंजीन्स के ये एग्जाम्पल है। जैसे कि ये हेलोजन लगा हुआ है, ये भी हेलोजन है, ये हेलोजन है।
ये हेलोजन कौन सी हो सकती है, FCl Bri है ना, ये सब हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है इस केस में, ये ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्डिंग, एल्कीन का तो पाई बॉन्डिंग, और है ना जो ये हेलोजन है ना इसका जो सिग्मा, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये खींचने वाला, ये इलेक्ट्रॉन देने की इसकी टेंडेंसी नहीं है, इसका तो माइनस आई इफेक्ट है। तो इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच में, इस हेलोजन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में है ना, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना इधर शिफ्ट होंगे, और इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हमें पता है कि अगर किसी के भी ऑर्बिटल के है ना, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होएगा, तो ये एक्स माइनस की फॉर्म में हो जाएगा, और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या होएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, और ये एक्स माइनस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, अगर ये जो ग्रुप है, अगर जैसे CF3 CCl3 अगर ऐसा कुछ भी हो, तो वहां पे जो ओवरलैपिंग होगी ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगी, ये जो एल्कीन का तो सिग्मा बॉन्डिंग, और जो हेलोजन रहेगा उसका सिग्मा, एल्कीन का तो है ना पाई बॉन्डिंग, और है ना जो हेलोजन है ना उसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये हेलोजन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जो पाई बॉन्डिंग के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन किस में देंगे, इसके जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे, जिससे क्या होगा कि ये ना इसका बॉन्ड ऑर्डर CX जो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, मतलब ये एक्स माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट है हेलोजेंस के केस में, पाई बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच में, क्या पाई बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच में ओवरलैपिंग होती है हेलोजेंस के केस में, और ये -H वर्क करता है, ठीक है। ये इसके बाद में ये फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बना ही सकते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, कैसी ओवरलैपिंग होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में। अब देखते हैं नंबर ऑफ ए क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ ए अल्फा एच कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द अल्फा एच इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे कि ये कार्बोकेटाइन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इस पे 2 H लगी हुई है, इस पे भी 2 H है, इस पे भी 2 H है, तो नंबर ऑफ अल्फा एच इसमें कितनी हो गई, 6 हो गई। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो देखो इससे 3 तो ये अल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो इससे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगी हुई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगी हुई, तो नंबर ऑफ अल्फा एच कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर इसकी बात करें, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितनी हो गई, 7 हो गई। अगर ये फ्री रेडिकल है तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगी हुई, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगी हुई, टोटल अल्फा एच कितनी हो गई, 4 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th देखते हैं। देखो ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये तो यहाँ पे होना चाहिए था। ये थोड़ा सा बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे देखिए वहाँ पहले है ना डबल बॉन्ड की पोजीशन ठीक नहीं थी, तो यहाँ पे पोजीशन है ना ठीक कर दी है डबल बॉन्ड की, यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे है ना इसका है ना डिलोकलाइजेशन होएगा, मतलब ये जो रेजोनेंस कर सकता है ना पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि इस वाले ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए जो अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला है, तो इस पे अल्फा एच कितनी है, 2 H है, ठीक है। और अगर इस वाले में देखें तो 3 H यहाँ थी और 2 H यहाँ थी, तो टोटल है ना H कितनी हो गई, 2 + 2 + 3, तो टोटल अल्फा एच कितनी हो गई, 7 अल्फा एच हो गई। इस प्रकार से है ना, अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो दोनों स्ट्रक्चर्स में पहले अल्फा एच निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे,
नेक्स्ट है अगर यहाँ पे है, देखो इसका यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो इसके लिए अल्फा कार्बन ये है और एक ये अल्फा कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल अल्फा एच कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, इससे जुड़ा हुआ अल्फा एच कौन सा है, अल्फा कार्बन ये वाला है, और इस पे जुड़ी हुई अल्फा एच कितनी है, 1 है, तो अल्फा एच कितनी हो गई, 1 हो गई। अब जैसे ये एल्कीन है, ठीक है, तो एल्कीन के लिए ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच है, और सॉरी ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। थोड़ा कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, अल्फा कार्बन की जगह अल्फा एच निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो कितने एच है, 1 2 3, तो एक एच यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि 4 वैलेंसी है ना, एल्काइल से ही पूरी हो रही है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितनी हो गई, 1 3 और 1 4, 4 अल्फा एच हो गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो ये एक एल्कीन है, ये अल्फा एच अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इस वाले पे, इस पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल अल्फा एच कितनी हो गई, 3 3 6 और 7 8 9 10 अल्फा एच हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पहले वाली इस वाली कंडीशन में देखते हैं, है ना, इस वाली कंडीशन में देखते हैं, ये कार्बोकेटाइन है, इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन ये है, ठीक है, तो इस पे कितने 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर उसके बाद में है ना ये रेजोनेंस होएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। अब इसके लिए ये वाला अल्फा कार्बन, तो इस पे हाइड्रोजन कितनी जुड़ी हुई, 3 अल्फा एच यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो 3 और 3 टोटल अल्फा एच कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये देखो, ये कार्बोकेटाइन है, तो इसके लिए अल्फा कार्बन ये है, तो यहाँ पे कितनी 2 अल्फा एच है, ठीक है। और अगर ये रेजोनेंस होके अगर इधर जाएगा तो यहाँ पे का ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच यहाँ, अरे ये गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो इस वाले का ये कार्बोकेटाइन होगा, इसके लिए अल्फा कार्बन ये वाला हो जाएगा, तो इस पे कितनी एच है, 2 अल्फा एच है, तो 2 अल्फा एच ये और 2 अल्फा एच ये, टोटल अल्फा एच कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेम अगर है ना, अभी इसके पास कितनी अल्फा एच है, 1 2 यहाँ से है ना, 2 अल्फा एच यहाँ से है। जब ये है ना इस तरह से मूव होएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो कितनी अल्फा एच हो जाएगी, 2 यहाँ पे हो जाएगी और 3 यहाँ पे हो जाएगी अल्फा एच, तो टोटल कितनी हो जाए, 3 2 5 और 2 7, है ना, ये अल्फा एच टोटल हो जाएगी। एक बार है ना आप स्टार्टिंग से समझ लिए कि कैसे कैसे है ना इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होएगा, फिर उसके बाद में है ना डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए मूवमेंट, ज़्यादा है ना मतलब कॉपी पेन, पहले कॉपी पेन की प्रैक्टिस और फिर है ना डायरेक्ट माइंड में करना। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन है, तो इसके लिए अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे 3 अल्फा एच तो यहाँ पे है, 3 अल्फा एच यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका ये रेजोनेंस होएगा, है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये अल्फा कार्बन बन जाएगा, है ना, तो इस पे जो 3 अल्फा एच यहाँ पे हो जाएगी, तो टोटल अल्फा एच कितनी हो जाएगी, 3 3 दूनी 6 3 तरीका 9, तो टोटल अल्फा एच कितनी हो गई, 9 हो गई। नेक्स्ट ये है, जैसे कि इस जो फ्री रेडिकल है इसके लिए अल्फा कार्बन ये है, तो यहाँ पे एक अल्फा एच है, लेकिन अब जैसे है ना रेजोनेंस के कारण ये पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच यहाँ पे हो जाएगी, 3 अल्फा एच यहाँ पे हो जाएगी, तो टोटल अल्फा एच कितनी हो जाएगी, 7 अल्फा एच हो जाएगी, 3 3 दूनी 6 और 1 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, तो अभी अल्फा एच इस वाले कंडीशन में कितनी है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है। जब ये इधर ये रेजोनेंस होएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 अल्फा एच यहाँ से हो जाएगी और 2 अल्फा एच यहाँ से हो जाएगी, तो 3 दूनी 5 और 5 दूनी 10, टोटल अल्फा एच 10 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर ये देखते हैं तो अभी पहले जो करंट कंडीशन है, फिर उसके बाद में रेजोनेंस करवा के और फिर दोनों जो टोटल कितनी हो जाएगी, दोनों का टोटल, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे लगी हुई एच कितनी है, 1 2 3, एक अल्फा एच है ना, एक एच है, ठीक है। अब जब इसका रेजोनेंस होएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो ये कि अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, 2 एच यहाँ पे हो जाएगी, 3 एच यहाँ पे हो जाएगी, तो 2 3 5 और 1 6, तो टोटल अल्फा एच कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल यहाँ पे है, तो अल्फा कार्बन ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला, यहाँ पे 2 एच है, यहाँ पे 1 है, ये तो है ही नहीं ना, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 कार्बन ही को है ना अल्फा कार्बन कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ना ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा,
तो इसके लिए यहाँ पे तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये अल्फा कार्बन रहेगा, ठीक है। तो दो, ये अल्फा कार्बन रहेगा तो इस पे 2H इस पे हो जाएगी, तो टोटल अल्फा H कितनी हो जाएगी, 2 + 2 टोटल 4 अल्फा H हो जाएगी। अब देखो ये फ्री रेडिकल है, तो 3 H तो यहाँ पर है ना, और 1 H यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसका जो रेजोनेंस होएगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, फिर ये अल्फा कार्बन बन जाएगा, तो इस पे कितनी हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन इस पे हो जाएगी, तो 2 2 3 4 5 और 6 टोटल अल्फा H कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है ना फ्री रेडिकल है, तो पहले तो 3 एस तो यहाँ पे हो जाएगी। जब इसका डिलोकलाइजेशन होएगा रेजोनेंस से, तो फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2H यहाँ पे हो जाएगी, 3H यहाँ पे हो जाएगी, तो टोटल 3 + 3 + 2 टोटल अल्फा H कितनी हो गई, 8 हो गई। नेक्स्ट अगर ये एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कुछ, अगर इस वाली ये अल्फा कार्बन है करंट कंडीशन में, तो एक अल्फा H तो यहाँ पे हो गई, ठीक है। अगर ये रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके लिए अल्फा कार्बन ये है, तो यहाँ पे कितनी, 2 अल्फा H यहाँ पे हो गई, ठीक है। एक तो हाँ, दो अल्फा H यहाँ पे हो गई, तो 2 और 1 है ना, टोटल अल्फा H कितनी हो गई, 3 है ना, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गई इसमें, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे, ये तो पहली कंडीशन में तो ये अल्फा कार्बन है ना, तो यहाँ पे कितनी, 2 अल्फा H है, ठीक है। और अगर रेजोनेंस होएगा तो फ्री रेडिकल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो इस पे कितनी है, 2S तो इस पे है, 3H इस पे है, तो 3 2 5 और 2 7 टोटल अल्फा H कितनी हो गई, 7 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये रेजोनेंस होएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया, तो ये अल्फा कार्बन ये हो गया, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गई, तो 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 टोटल अल्फा H कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इस प्रकार से हम है ना अल्फा H कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, हमने देखा बेसिक है ना जो हाइपर कॉन्जुगेशन का, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, किन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, Becker-Nathan effect according to the name of the scientist who given the hyperconjugation, है ना, ये सब पढ़ा। कब कब कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी ये देखा, फिर अल्फा H काउंट करना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, +H और -H के बारे में। फिर इसके बाद में इसके है ना +H और -H के बाद में इसकी कुछ जो भी है ना एप्लीकेशन है, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्री रेडिकल में ये हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये बताएगा, फिर उसके बाद में है ना हीट ऑफ ए हाइड्रोजनेशन को भी ये एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि ये एल्कीन की प्रॉपर्टी है, अनसैचुरेटेशन की प्रॉपर्टी है। फिर हीट ऑफ ए हाइड्रोजनेशन के बाद में हीट ऑफ ए कंबशन के बारे में बता दी जाएगी। फिर हीट ऑफ ए कंबशन के बाद में बॉन्ड लेंथ एल्कीन की कैसे अफेक्ट होती है, क्योंकि कहाँ एल्कीन में डबल बॉन्ड करेक्टर होता है और फिर सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए CH3 एंड CCl3 ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएगी। फिर है ना कैसे बेंजीन की ARSC को अफेक्ट करता है रेजोनेंस, तो ये दो क्लासों में ये भी सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दें। So thank you so much for watching this class.